हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने वेक्टर्स को फिनिश किया, तो उसके ट्रू मीनिंग को समझा था। और आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही साथ अगर मैं ये कहूं तो इंपॉर्टेंट के साथ साथ बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आप लोगों का वो इंतजार इस लेक्चर के साथ खत्म होगा जहां आप कैलकुलस के ट्रू मीनिंग को जानना चाहते हो, उसके ओरिजिन को समझना चाहते हो, रियलिटी के साथ इसका कनेक्शन क्या है उसको बिल्ड करना चाहते हो, ताकि आप सही भाषा सीख सको मैथमेटिक्स की इस ब्रांच का जिसको हम कैलकुलस कहते हैं, ताकि आप नेचर से सही वे में कम्युनिकेट करके सही ज्ञान सही लॉज को समझ सको और अपने आप को एक एक एक्चुअल लर्नर बना सको, एक थिंकर बना सको, नेचर से चीजों को डिस्कवर करने लायक बना सको। आज के लेक्चर में हम लोग कोई फॉर्मूलाज डिस्कस नहीं करने वाले हैं। एक्चुअली में हम लोग नेचर से कम्युनिकेट करेंगे और देखेंगे कि हमें कैलकुलस की नीड क्यों है और कैलकुलस की डिस्कवरी हमारे पुराने मैथमेटिशियंस ने, वैज्ञानिकों ने किस तरह करी थी। देखो, कोई भी चीज ऐसे तो नहीं आ जाती ना कि बस हमारा मन किया, हमने कहा यार एक नई ब्रांच बनाते हैं मैथ्स की, वो कर देते हैं। जो नेचर में दिखता है उसी चीज को हम डिस्कवर कर पाते हैं, और कैलकुलस भी उसी का एक पार्ट है। कैलकुलस उस दुनिया को आपको स्टडी करवाएगा जो अभी तक आप लोगों ने शायद टच ना करी हो, या फिर आपने कभी उसको देखने का नजरिया ना डेवलप किया हो। लेकिन ये नजरिया इतना भी मुश्किल नहीं है, बस एक बार हम लोगों को उस डायरेक्शन में जाना है। एक्चुअली में इन चीजों के बारे में आप लोग बचपन से ही देखते आ रहे हो, और आपने इन चीजों को बचपन में एक्सप्लोर किया है और आज भी कर रहे हो। डे टू डे लाइफ में एवरीथिंग दैट यू डू कम्स अंडर कैलकुलस। अब ये कैसे आता है, तो चलो हम आपके बचपन में चलते हैं, जब आपने पहली बार कैलकुलस को देखा था, लेकिन इन अ डिफरेंट वे। आपने कभी उसके बारे में इस तरह से नहीं सोचा होगा, और वो क्या था कि 0 × 1 आपका क्या होगा, जीरो। ठीक है, ये आपने फर्स्ट सेकंड या थर्ड ग्रेड में आपने जीरो का टेबल पढ़ा होगा। 0 × 2 आपका जीरो होता है, 0 × 3 आपका जीरो होगा, 0 × n आपका जीरो होगा। ये जो जीरो का टेबल है ना, ये फर्स्ट टाइम आप लोगों ने कैलकुलस को अपनी नजरों से खुद देखा था। और इसी के साथ आपने चौथी क्लास में जब डिवीजन वगैरह आप करने सीख गए थे, तो आपके मन में एक बहुत ही अच्छा सा सवाल आया था, और वो सवाल क्या था कि 6 × 3 अगर 18 होता है, तो 18/6 मेरे पास 3 होगा, और 18/6 मेरे पास, सॉरी 3 मेरे पास 6 होगा। ये जब आपने देखा था, तो आपके मन में इस टेबल को लेकर एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आया था, और वही बना आपका बेस कैलकुलस का। कैलकुलस का फाउंडेशन आपके जीरो के टेबल से शुरू होता है, वो हम जानेंगे अभी। ठीक है, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध के रखो, क्योंकि आज के लेक्चर में आप हर वो चीज जानने वाले हो जिसके बारे में आपको जान के बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग फील होगा। इस दुनिया को देखने का एक नया नजरिया मिलेगा, और यहां तक कि आपको यह भी पता चलेगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस चीज से हुई है। वैसे हम शुरुआत इसी सवाल से करेंगे, लेकिन पहले एक हिस्ट्री जो आपके साथ गुजरी है। तो अब आपके पास यहां पर बचपन में आपने जब ये फोर्थ ग्रेड में आपने डिवीजन किया, तो आपने देखा कि 18 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 3 आएगा, 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। तो इसी के तर्क पर आपने अगर इसको देखा, तो आपने कहा कि 0 को 0 से डिवाइड करना चाहिए तो 1 आएगा। ठीक है, लेकिन इसके तर्क पे देखूं तो 0 को 0 से डिवाइड करने पर 2 आएगा, इसके तर्क पे देखूं तो 0 को 0 से डिवाइड करने पर 3 आएगा, और इसके तर्क पे देखूं तो 0 को 0 से डिवाइड करने पर n आएगा। लेकिन यहां पर फिर हम लोगों ने बचपन में एक गलती कर दी थी, और वो गलती क्या थी पता है? वो गलती ये थी कि हम कहते थे कि भाई बाकी नंबरों के टेबल्स इस रूल को फॉलो करते हैं डिवीजन के, लेकिन जीरो का टेबल इस चीज को फॉलो नहीं करता है। लेकिन एक्चुअली में ना, मैथमेटिक्स एक भाषा है, और वो नेचर के साथ पूरा जुड़ा हुआ है। वो आपको कुछ बताना चाहता था कि भाई मेरे को ऐसे इग्नोर करके मत जाओ, मैं बहुत बड़ी ब्रांच बनने वाला हूं आगे चल के, जिसके ऊपर कई किताबें छपने वाली हैं, और मेरा नाम आगे चल के कैलकुलस होगा। ये पहला ईस्टर एग था आपके बचपन में आप लोगों के लिए, कि जीरो के पास कुछ तो ऐसा खास है जिसकी वजह से उसके एक आंसर नहीं आ रहे हैं, मल्टीपल आंसर आ रहे हैं अगर आप जीरो को जीरो से डिवाइड कर रहे हो तो। एंड दिस वॉज योर फर्स्ट ईस्टर एग जब आप चौथी क्लास में थे, चौथी या पांचवी, जब भी आपने डिवीजन सीखा होगा। ठीक है, अब यहां पर इस दुनिया में ना हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक के मेरे लेक्चर्स को जब आपने देखा होगा तो आप समझ ही गए होंगे कि हम यहाँ फॉर्मूला से डील नहीं करते हैं, हम नेचर से कम्युनिकेट करते हैं मैथमेटिकली। जितना मैथ्स हमें आता है, नेचर हमें बदले में लॉस परोसता है इस नेचर के जो इस दुनिया में चल रहे हैं, और साथ ही साथ मैथमेटिक्स का ज्ञान और ज्यादा वृद्धि होती है उसमें, और ज्यादा बढ़ोतरी होती है हमारी उसमें। ये नेचर के साथ हमें करना है, एंड दिस इज द राइट वे ऑफ एजुकेशन। तो अब उसी तरीके से मैथमेटिशियन फिजिसिस्ट नेचर को ऑब्जर्व कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे, दुनिया में कई कई चीजों को स्टडी कर रहे थे, और फाइनली इस स्टडी के दौरान इनके मन में कई सारे प्रश्न आने स्टार्ट हुए जो कि लॉजिकल हैं। और हमारी शुरुआत उन्हीं प्रश्नों के साथ होगी, जो कि आपको भी समझ आएगा कि यार कुछ तो चल रहा है इस दुनिया में जिससे हम लोग क्या कहें, हम लोग कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इट्स टाइम कि हम उससे कनेक्ट करें, और असली दुनिया को, असली मतलब असली क्यों बोल रहा हूं,
देखो, जिस दुनिया में आप हो वो भी असली है, लेकिन उससे भी ज्यादा असली क्या होगा, जिसने इस दुनिया को बनाया है, उस दुनिया को हम लोग समझने की कोशिश करें। लेकिन उससे पहले एक चीज और जो आपको दिमाग में रखनी है, और वो क्या है, ठीक है, ये अचानक से मुझे ध्यान आया कि देखो, हम यहाँ पर ना कैलकुलस में एक गलत वे में, मैथमेटिक्स में हम लोग एक गलत वे में चीजों को लेते हैं, और उस चीज का वो वर्ड हम लोग क्या यूज करते हैं, नॉट डिफाइंड। ठीक है, हम लोग इस वर्ड के साथ ना बहुत ज्यादा गलत वे में कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन इस वर्ड के मीनिंग को पहले समझ लेते हैं, क्योंकि इस वर्ड का मैं यूज करूंगा आगे चल के। ठीक है, अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 18 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो एक आंसर आया, 18 को 3 से डिवाइड करूंगा तो एक ही आंसर आया, लेकिन 0 को 0 से डिवाइड करूंगा तो देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज। तो यहां पर नॉट डिफाइंड का सिंपल सा बस इतना मीनिंग है कि जिसका एक स्पेसिफिक आंसर नहीं है, इसलिए आप उसके आंसर को डिफाइन नहीं कर सकते हो, तो आप वहां पर लिखते हो नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड को हम लोग गलत क्या ले लेते हैं, हम ये गलत ले लेते हैं कि इसका रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता है। यही गलती है जिसकी वजह से हम कैलकुलस को शुरू करने से पहले ही कैलकुलस के चैप्टर को क्लोज कर चुके होते हैं बिना उसका ज्ञान लिए। नॉट डिफाइंड का मतलब होता है कि भाई एक आंसर नहीं है, देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 0/0 सॉल्वेबल नहीं है। इसी को सॉल्व करने के लिए कैलकुलस आई है ना, मजेदार चीज। ठीक है, ये आंसर इसका डिफाइंड होगा, लेकिन एक परिस्थिति में होगा, उस परिस्थिति को भी हम लोग जानेंगे। लेकिन आपको यह समझना है कि नॉट डिफाइंड का मतलब ये नहीं कि वो सॉल्वेबल नहीं होता है। नॉट डिफाइंड का सिंपल इतना सा मीनिंग है कि भाई उसका एक आंसर नहीं होते हैं, देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, तो आप एक फिक्स आंसर नहीं दे सकते हो, यही मतलब है आपके नॉट डिफाइंड का। अब हम लोग कैलकुलस की दुनिया, अभी चलो मैं कैलकुलस वर्ड को यूज नहीं करता हूं, हम लोग इस दुनिया को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों को उसी तरीके से आगे बढ़ना है जैसे हिस्ट्री में हुआ है। ठीक है, ताकि हम फर्स्ट सोर्स से लर्निंग लें। अब देखो हुआ क्या कि यार हम लोग ये जानना चाहते थे कि ये दुनिया बनी किससे। हम लोग इस कहानी में आगे बढ़े और हम सोचना स्टार्ट किया कि यार देखो, हर चीज किसी ना किसी चीज से बनी है। मैं अपने पेरेंट्स से आया हूं, वो अपने पेरेंट्स से, ऐसे करते 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 हमें पहले इंसान के पास पहुंचे, वो किसी जानवर से इवॉल्व होकर आया होगा, वो किसी जानवर से, और इन दी एंड उसको आगे करते करते हम जाएंगे तो वो किसी सेल से डेवलप होकर आए हैं, इवॉल्व होकर आए हैं। सेल आपके एटम से बनी है, एटम्स आपको धरती से मिले हैं, धरती सौरमंडल से आया है, सूरज से आया है, माफ करना, सूरज आपका बिग बैंग के बाद आया है। तो यहां पर हर चीज के लिए एक सवाल आता है कि अगर ये चीज इससे आई है तो ये चीज किससे आई है। हम इस लूप का एंड नहीं कर पाते हैं, तो यहां पर हम लोग क्या कहते हैं कि हर चीज भगवान ने बनाई है, इस तरह की हम लोग एक कहानी बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन फिर सवाल तो यहां पर भी आके अटकता है ना कि भगवान को किसने बनाया है। तो यहां पर इस लूप को एंड करना है, लेकिन इस लूप के एंड तक हम पहुंच नहीं सकते हैं, क्योंकि उस चीज को हम विजुअली देख नहीं सकते हैं, बिकॉज हम टाइम में बहुत पीछे आ चुके हैं, बहुत सॉरी आगे आ चुके हैं। उस शुरुआत को देखने के लिए हमें पास्ट में जाना पड़ेगा, जो कि अभी राइट नाउ इम्पॉसिबल है। लेकिन इस दुनिया में एक चीज है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के अंदर मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, ठीक है, जो आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग लेक्चर रहा होगा, अगर मैं उम्मीद करता हूं तो, और वो ये था कि इस दुनिया में एक ही चीज है जो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरम को भी पीछे कर सकती है, और वो क्या है, आपकी इमेजिनेशन। इस दुनिया में ना आप लाइट की स्पीड से तेज कभी ट्रेवल नहीं कर सकते हो रियल वर्ल्ड के अंदर, लेकिन इमेजिनेशन एक ऐसी चीज है कि मैं भी आंख बंद करूं और अल्फा सेंचुरी नाम के तारे के पास जाके खड़ा कर लूं अपने आप को, जिसमें अगर मैं लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल करूं तो 4 साल लग जाएंगे मुझे। इट मींस ओनली इमेजिनेशन कैन ट्रेवल फास्टर देन लाइट। तो यहां पर हम इमेजिनेशन की दुनिया में यानी थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं और इस चीज का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही आपको उस पास्ट में ले जा सकता है जिस पास्ट में इसका जवाब छुपा हुआ है। और जवाब क्या है, लॉजिकल वे में नेचर से बात करो, इन द यूनिवर्स ऑफ इमेजिनेशन, वहां पर जाकर कि भाई अगर हर चीज को बनाने के लिए कुछ चाहिए, ठीक है, तो जो पहली चीज है उसको बनाने के लिए हमारे पास क्या होगा, तो अगर उसको बनाने के लिए हमें कुछ लगा होगा, तो फिर जिस चीज को आप पहली चीज मान रहे हो उससे पहले भी एक चीज आ चुकी है, तो अब ये पहली चीज हो गई। तो ऐसी कौन सी चीज है, इस सवाल के जवाब को एंड करते हैं अब हम लोग लॉजिकल क्वेश्चन के साथ, और वो क्या है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको बनाने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए। वही वो चीज हो सकती है जिसकी वजह से ये पूरा ब्रह्मांड बना है। और इस चीज के बारे में आप भी सोचो, एक बार वीडियो को पॉज करो, और इस लूप का जो एंड है वो यही है कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसको बनाने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, तो वो क्या चीज हो सकती है। और जवाब पता है क्या है, जवाब है कुछ नहीं, क्योंकि कुछ नहीं एक ऐसी चीज है जिसका साइज इनफाइनाइट है। जब कुछ नहीं है तो सबसे बड़ा साइज इस दुनिया में किस चीज का हो सकता है, कुछ नहीं का। और उसको बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सो द होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ समथिंग, बट दैट समथिंग हैज टू बी मेड फ्रॉम दैट वन थिंग विच रिक्वायर्स नथिंग टू मेक इट, एंड दैट ओनली थिंग इज नथिंग। ये दुनिया किसी ना किसी चीज से बनी हुई है, लेकिन इस दुनिया को बनाने के लिए हमें एक ऐसी चीज चाहिए जिसको बनाने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, और वो सिर्फ एक ही वस्तु हो सकती है, और वो है कुछ नहीं। तो ये पूरा ब्रह्मांड कुछ नहीं से बना है, और यहीं पर लॉजिकल आंसर मिल रहा है, लेकिन वी आर नॉट सेटिस्फाइड। हमारे पास कोई सबूत नहीं है इस बात का, लेकिन मैंने अपने एक लेक्चर में आप लोगों को बताया था ना कि सबूत
इस दुनिया में हर जगह मिलेंगे आपको, और सबसे बड़ा सबूत, इस दुनिया के ब्रह्मांड के सारे राज अगर कहीं छुपे हैं तो वो छुपे हैं आपके इसके अंदर, नंबर लाइन के अंदर। और हम इस चीज के सबूत को, हमारे हमारे को इस चीज का प्रूफ नंबर लाइन के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो देखो मजा आना स्टार्ट हो रहा है ना। आप कैलकुलस की दुनिया में अभी शुरुआती दौर में आ चुके हो, आप यहां पर अभी कैलकुलस वर्ड फ्रेम नहीं हुआ है, लेकिन ये जो पहला प्रश्न था हमारे मन में कि ये दुनिया किससे बनी है, और वो चीज थी नथिंग। जब इस लॉजिकल पॉइंट तक हम लोग पहुंचे, मतलब लॉजिकली जब हमने पहुंचना स्टार्ट किया, तो इसने क्यूरियोसिटी जनरेट करनी स्टार्ट करी, और मैथमेटिशियंस और ये क्या कहते हैं, वैज्ञानिक लोग नेचर से बात करने स्टार्ट हो गए, और उन्होंने बात करना स्टार्ट करा, और यहां पर कुछ अमेजिंग रिजल्ट्स मिले, अमेजिंग रिजल्ट्स मिले। और वो क्या है कि एक आपका जो क्यूब है, आपको अब आपकी दुनिया से जीरो की दुनिया तक लेकर जाऊंगा। ये क्यूब एक थ्री डायमेंशनल फिगर है, ये क्यूब आपका एक थ्री डायमेंशनल फिगर है, जिसमें आपके पास लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है। लेकिन इस क्यूब से अब एक टू डायमेंशन की दुनिया में आते हैं, आपके पास लेंथ है और ब्रेड्थ है, और फिर उससे वन डायमेंशन की दुनिया में आते हैं, जिसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ लेंथ होती है। तो इससे छोटी दुनिया हमारे पास क्या होगी, ठीक है, 3D 2D 1D, और फाइनली हम लोग पहुंचेंगे किसके पास, ये शायद नजर ना आए लेकिन ध्यान से देखो, मैं थोड़ा मोटा बना देता हूं। ठीक है, ये रहा आपका पॉइंट जिसको हम बोलते हैं जीरो डायमेंशन की दुनिया। अब यहां पर एक लॉजिकल क्वेश्चन निकल कर आता है, क्या पॉइंट की कोई लेंथ होनी चाहिए? अगर उसकी लेंथ है तो वो 1D बन गया, तो वो 0D में नहीं आ सकता है। इट मींस पॉइंट एक ऐसी चीज है जिसकी कोई लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट नहीं होती है, ये टोटली जीरो होता है। और लॉजिकली सोच के देखो, इट मींस पॉइंट का साइज क्या है, जीरो, लेंथ क्या है, जीरो, ब्रेड्थ क्या है, जीरो, हाइट क्या है, जीरो। इट मींस पॉइंट एक ऐसी चीज है जिसको मैं कह सकता हूं पॉइंट इज नथिंग। ठीक है, इसको कनेक्ट करो। ठीक है, पॉइंट आपके लिए क्या है, कुछ भी नहीं है, पॉइंट इज बेसिकली जीरो। पहली बार जीरो, आपने जीरो का टेबल कहां देखा था, फोर्थ क्लास में। और अब इस पॉइंट के साथ कनेक्ट करो कि पॉइंट इज बेसिकली जीरो, लेकिन अब ये दुनिया कुछ आपको नया दिखाने वाली है। और वो इंटरेस्टिंग पार्ट आता है यहां पर कि एक लाइन किससे बनी है। लॉजिकली खुद सोचो तो आपके मन में सीधा सा आंसर आएगा, यार लाइन तो पॉइंट्स से मिलकर बनी है, लेकिन हर पॉइंट का लेंथ तो जीरो होता है, और ये हमने अपनी एनसीईआरटी किताबों में पढ़ा है। पॉइंट को हमने इसी तरह डिफाइन कर रखा है, लेकिन हम कभी राइट क्वेश्चन नहीं उठाते हैं, इस वजह से वो चीजें पड़ी की पड़ी रह जाती हैं, बस धूल खाती रह जाती हैं। कैलकुलस को आप दो बार एनकाउंटर कर चुके हो अपनी लाइफ में, एक बार जीरो के टेबल के फॉर्म में, और जब छठी सातवीं में पहली बार पॉइंट को ऐसे डेफिनेशन आप लोग याद करके आगे बढ़ते हो ना। लेकिन पॉइंट के डेफिनेशन के अंदर साफ साफ बोला गया है कि इसका साइज जीरो होता है, तो इट मींस ये खुद में एक नथिंग है। और अब इंटरेस्टिंग पार्ट यहां पर ये निकल कर आता है कि ये जो लाइन है ये पॉइंट्स से बनी है, ये लाइन किससे बनी है, पॉइंट्स से बनी है। और अब अपनी खोज पर उतरते हैं हम लोग, इस परिस्थिति से बात करने का वक्त आ गया है। हमें चीजें सुन के याद नहीं करनी है, राइट वे में अपने आप को एजुकेट करना है। तो इस परिस्थिति से बात करो कि भाई अगर आपके पास एक लेंथ है, आपके पास एक लेंथ है, लेकिन आप बने तो पॉइंट से हो, पॉइंट के पास तो लेंथ ही नहीं है, तो यहां पर 0 0 0 0 ऐड होकर लेंथ कैसे बन रहे हैं? सही सवाल पूछोगे तो नेचर आपको जवाब देगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, छोड़ दे, अबे बन रहा है, बनने तो क्या लेना देना है। अब देखो, एक पॉइंट के साइज जीरो है, लेकिन यहां पर पॉइंट्स से मिलकर कितने क्या बन रहा है, एक लेंथ बन रहा है। और पॉइंट्स की दुनिया को एक बार और स्टडी करें हम लोग, क्योंकि हम यहां पर नंबर्स के जरिए स्टडी करते हैं। तो अगर मैं कहूं कि नंबर लाइन पर 1 है और 2 है, तो 1 और 2 के बीच में कितने नंबर होंगे? आपका जवाब होगा इनफाइनाइट। क्यों, कैसे? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 इस तरह के नंबर होंगे, 1.11, 1.31, 1.78 इस तरह के नंबर होंगे, 1.123, 789, 654, 321, 790, 11, 42, 36, 99, 88 नंबर की तरह जोड़ लो उसको। इस तरह से इर्रेशनल नंबर होंगे। तो इस तरह से आप कितनी गिनती ला सकते हो, इनफाइनाइट नंबर्स ला सकते हो। और यहीं पर वो मैजिकल चीज हमको मिल रही है। दोबारा से हम एक और चीज एनकाउंटर कर रहे हैं। और अब देखो, अब इसी सवाल को मैं उठाऊं कि 1 से लेकर 1.1 के बीच में कितने नंबर होंगे, तो आपका जवाब क्या निकल कर आएगा भाई? अगेन इनफाइनाइट होगा। 1 से लेकर 1.000000001 इन दोनों के बीच में कितने नंबर होंगे? आपका जवाब अगेन आएगा कि यार यहां पर भी इनफाइनाइट नंबर होंगे। चल क्या रहा है इस दुनिया में? हमने ये जाना है विज्ञान के नजरिए से कि इस दुनिया में जो दिखता है वही सत्य है, लेकिन ये सत्य को हमें एक्सेप्ट करने में शुरुआत में थोड़ी डिफिकल्टी हुई थी, क्योंकि जो कुछ भी नहीं है वो कुछ तो बना रहा है। दैट सम नथिंग इज मेकिंग समथिंग। इस चीज को डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन ये सत्य हमको नजर आ रहा है। नंबर लाइन खुद शो कर रहा है कि अ पॉइंट इज नथिंग, बट अ पॉइंट कैन मेक अ लाइन, एंड लाइन इज समथिंग। अ लाइन कैन मेक अ टू डायमेंशनल फिगर। ठीक है, 90 डिग्री पर ले आओ। ठीक है, अब यहां पर आपको एरिया मिलेगा, और यहां से आप थ्री डायमेंशनल फिगर पे जाओगे लाइन की ही मदद से, थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और आपको एक वॉल्यूम मिलेगा। और हम लोग एक थ्री डायमेंशन की दुनिया के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर नंबर लाइन ने आपको एक लाइन ने एक सबूत दिया कि भाई दो नंबरों के बीच में अगर इनफाइनाइट नंबर हैं, हर दो नंबर के बीच में अगर आपको इनफाइनाइट नंबर डालना है, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ आप इनफाइनाइट अमाउंट में एक ही चीज डाल सकते हो। लॉजिकली सोचना। ठीक है, इस दुनिया में मेरे हाथ में मैं कहूं एक कुछ नहीं है,
ठीक है, आप कहोगे क्योंकि कुछ है ही नहीं। मैं कहूं दो कुछ नहीं है, आप कहोगे हाँ यार लॉजिकली तो सही है, क्योंकि कुछ है ही नहीं, चाहे वो एक हो चाहे दो हो। मेरे हाथ में 100 करोड़ कुछ नहीं है, मेरे हाथ में इनफाइनाइट कुछ नहीं है। दो नंबरों के बीच में अगर आपको इनफाइनाइट नंबर डालने हैं हर बार, चाहे वो दो नंबर कोई भी हो, तो आपको यहां पर इनफाइनाइट कुछ नहीं लगेंगे। और लॉजिकल आंसर के साथ अब हम कनेक्ट कर रहे हैं, आंसर के साथ नहीं, हम नेचर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। और यही मजेदार पार्ट यहां पर शुरू होता है। इसी पार्ट से ना हमारे हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर कैलकुलस की रॉन्ग मीनिंग्स फैल रही हैं, स्प्रेड हो रहे हैं। हम यहाँ पर छोटी दुनिया करके पढ़ रहे हैं। हम लोग यहाँ पर जब सॉल्व करते हैं तो 0/0 को जीरो नहीं मानते हैं, जीरो के करीब का जीरो मानते हैं। ये सरासर गलत है, ये एग्जैक्ट जीरो है। जीरो मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं में अगर आपने 0.0000 करोड़ों जीरो लगा के अगर 1 लिख दिया है तो वो कुछ है, वो जीरो नहीं है, वो कुछ है भाई। वो आपके लिए छोटा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी और चीज के लिए बड़ा नहीं हो सकता है। अगर 0.1 करोड़ जीरो लगाता हूं और फिर 1 लिखता हूं, लॉजिकली प्रश्न पूछो, राइट क्वेश्चन पूछोगे तो आपको जवाब के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जवाब आपको खुद पता है। 0.1 करोड़ जीरो फिर 1, और दूसरा नंबर लेता हूं 0.1 करोड़ 1 जीरो। ठीक है, एक एक्स्ट्रा जीरो मैंने उसमें लगा दिया। या फिर आप सिंपल लो 10 करोड़ जीरो, 1 करोड़ के ऊपर एक जीरो और बढ़ा दो, 10 करोड़ जीरो लगाओ फिर 1 लगाओ। अब इस नंबर और इस नंबर से कंपेयर करो तो जो दूसरे वाला नंबर था उससे बड़ा, जो पहले वाला नंबर था वो आपके लिए कितना छोटा है, 0.1 करोड़ जीरो फिर 1। लेकिन जो दूसरा नंबर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, वो तो उससे 10 गुना बड़ा है, 10 टाइम्स बड़ा है। तो इसमें बड़ा छोटा नहीं चलता है। ठीक है, यहां पर हम डील कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, इस बात से कनेक्ट हो जाओ। हम एग्जैक्ट जीरो से बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? एग्जैक्ट जीरो, नॉट क्लोज टू जीरो। ठीक है, क्लोज टू जीरो नहीं है, जीरो के करीब का जीरो नहीं है, एग्जैक्ट जीरो से बात कर रहे हो आप। और यहां पर पॉइंट क्या है? एक एग्जैक्ट जीरो है, क्योंकि दो नंबरों के बीच में आप अनंत बार किसी भी चीज को तभी भर सकते हो जब उसका साइज जीरो हो। ठीक है, और यहीं से यह साबित होता है कि दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स क्यों होते हैं। है ना मजेदार चीज? और सोच के देखो यार, जो मैं हमेशा कहता आया हूं, मैथमेटिक्स के अंदर चीजें आप थोड़ी बना रहे हो, नेचर आपको दिखा रहा है। आपको सिर्फ उससे बात करनी है, सही सवाल उठाना है। ठीक है, सही सवाल उठाओगे, नेचर आपको जवाब दे देगा। गूगल गूगल काम नहीं आएंगे, क्योंकि गूगल पे आपको वो जवाब मिलेंगे जो बस सर्च में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जो जैसा लोग बना रहे हैं वैसा चल रहा है, लेकिन सही जवाब, सही नॉलेज, आपको किताबों से भी ज्यादा सही नॉलेज आपको नेचर देगा। ऑल यू नीड टू डू इज बिकम अ सेल्फ लर्नर। मैथमेटिक्स को लैंग्वेज की तरह सीखो, एक सब्जेक्ट की तरह। फॉर्मूले मत याद करो, यकीन मानो आपको जस्ट ये भाषा आनी चाहिए। उसके बाद आपको कोई भी लॉ ढूंढने के लिए आपको ना किताब की जरूरत पड़ेगी, ना टीचर की जरूरत पड़ेगी, ना गूगल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आप खुद में सेल्फ डिपेंडेंट हो। बिकॉज इस दुनिया में जितने भी खोजकर्ता, क्रिएटर, ठीक है, या सक्सेसफुल वैज्ञानिक रहे हैं, मैथमेटिशियन रहे हैं, उन्होंने जिन भी चीजों को खोजा है वो किताबों में थी ही नहीं, क्योंकि वो तो उन्होंने पहली बार खोजा है। सोच के देखो, हमें सिर्फ वो सही मानसिकता डेवलप करनी है। पढ़ाई हमारी 2-2 साल में कंप्लीट नहीं हो रही है। सही वे में बात करो भाई साहब, 100-150 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाती है। पूरी 11वीं 12वीं मिला के बोल रहा हूं मैं। ये मैथ फिजिक्स तो इतनी आसान है। इट्स जस्ट अगर हम चला ही साइकिल गलत दिशा में रहे हैं तो सही डेस्टिनेशन पे हम कैसे पहुंचेंगे? हम फॉर्मूलाज की रेस में दौड़े पड़े हैं, हम शुरुआत फॉर्मूला से पढ़ रहे हैं, फॉर्मूले से कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। कितनी गलत बात है ये। पहले कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट से भी पहले, कॉन्सेप्ट तो आपका एंड रिजल्ट है ना भाई। शुरुआत किससे होगी? सही शुरुआत को समझो। ना आपको कॉन्सेप्ट से शुरू करना है, ना आपको फॉर्मूले से शुरू करना है। आपको शुरुआत करनी है नेचर से बात करने से। बात करो, नेचर खुद आपको कॉन्सेप्ट बताएगा, और वो आपका खुद का ढूंढा हुआ होगा। बेशक कोई पहली बार ढूंढ चुका होगा, लेकिन वो ढूंढा तो आपने खुद है ना। और जब आप कोई चीज खुद ढूंढते हो, आप जिंदगी भर नहीं भूलते हो। वो कॉन्सेप्ट आपके सोल के अंदर समा जाएगा और आप उस भाषा को सीख जाओगे। ठीक है, यानी मैथमेटिक्स को सीख जाओगे। क्वेश्चंस आएंगे जो कि मात्र एक परिस्थिति, आप सटासट उसको करके आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, सो अब देखो, एक फैसिनेटिंग दुनिया की तरफ फिर से आगे बढ़ते हैं। और अब इस चीज ने हम लोगों को शुरुआती दिनों में फिर से एक स्ट्रेस दिया, और वो स्ट्रेस क्या था कि भाई अ लाइन इज मेड अप ऑफ अ पॉइंट, और पॉइंट आपका नथिंग होता है, और इस नथिंग से एक समथिंग बन रहा है जिसको हम लाइन कहते हैं। तो यहां पर अब वास्तविक दुनिया में हम लोगों ने सवाल उठाने स्टार्ट करे, और वो सवाल क्या थे? ये एक रिंग है जिसका टोटल मास कितना है? आपका m है। और अब मैं पूछूं आपसे कि इस रिंग के अंदर, इस रिंग के अंदर कितने पॉइंट्स हैं? आपका जवाब होगा इंफिनिटी। अब यहां पर दिमाग थोड़ा सा फिर से घूमना स्टार्ट हुआ। अब जो भी मैं बात बताने वाला हूं, ये आपके कैलकुलस का बहुत ही एक स्ट्रांग बेस बनाएगा, इसलिए आपको बहुत ध्यान देना होगा इन बातों पे। ठीक है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, ध्यान आपको वो रखना है, केंद्रित रखना है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि यहां पर मास m है और यहां पर टोटल नंबर ऑफ पॉइंट इंफिनिटी है, तो एक पॉइंट का मास कितना आएगा? जीरो। पॉइंट को समझना, एक पॉइंट का मास आएगा जीरो। तो यहां पर अगर मैं हर पॉइंट के मास को ऐड करूं तो मेरी लॉजिकल जो मैथमेटिक्स है आज तक, जो मेरा लॉजिकल एप्टीट्यूड रहा है, उस हिसाब से 0 + 0 तो 0 होना चाहिए। लेकिन यहां पर भी तो जीरो, एक पॉइंट का मास 0 है, लेकिन सारे पॉइंट्स के मास को ऐड करूंगा तो टोटल मास तो m आना चाहिए ना। लेकिन मतलब आना चाहिए 0, लेकिन आ तो m रहा है ना। ये एक वास्तविकता है, और ये वास्तविकता हमसे एक चीज चीख चीख के कह रही है, इस दुनिया को देखने का नजरिया बदलो भाई। मैं ओरिजिन करता हूं, ठीक है, मैंने इस ब्रह्मांड को क्रिएट किया है, मैं शून्य हूं, मैं नथिंग हूं।
मेरा साइज कुछ नहीं है लेकिन मैं अनंत भी हूं। दो चीजों को जब हम समझते हैं तो हम गॉड लेवल की मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, और वो क्या है? शून्य और अनंत। यहां पर चीजें आपके रेगुलर दुनिया की तरह नहीं चल रही, ये क्रिएटर्स की दुनिया है, ये शून्य और इंफिनिटी क्रिएटर्स की दुनिया है। इस दुनिया में नथिंग, जिसका कोई साइज ही नहीं है, लेकिन नथिंग को अगर मैं एक तरीके से स्पेस में देखूं, जब कुछ भी नहीं है तो उसका साइज अनंत है, यानी अनंत ही शून्य है, शून्य ही अनंत है। ये शुरुआत शून्य से हो रहा है, अंत अनंत पे होता है, लेकिन अनंत अपने आप में एक नया शून्य है जिससे यह ब्रह्मांड बार बार बन रहा है। ठीक है, नई मतलब इन चीजों को, जिन चीजों को आप लोग है ना एज ए शॉर्ट्स में देखते हो, रील्स में देखते हो, ठीक है, कि यार ये ब्रह्मांड कितना अमेजिंग है, उनके जवाब तो आपको जीरो और इन्फिनिटी खुद दे रहे हैं, चीख चीख के बता रहे हैं। हमने सिर्फ अपने कान खुले नहीं रखे और मैथ्स की भाषा में बात नहीं करी। देखो, ये शून्य ही अनंत है, अनंत ही शून्य है। ठीक है, ऐसा मैं फील करता हूं इन चीजों को लेकर, जो कि मैं आपके साथ इस चीज को वो कर रहा हूं। लोगों की धारणा इन चीजों को अलग अलग हो सकती हैं लेकर, लेकिन जो आपके लिए अनंत है वो किसी चीज के लिए शून्य हो सकता है, और शून्य से ही अनंत क्रिएट हो रहा है, अनंत से ही शून्य क्रिएट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो नजर आ रहा है। देखो कैसे, एक पॉइंट का मास हो गया शून्य, लेकिन हर पॉइंट के मास को ऐड कर दूंगा अगर मैं, तो वो कितना निकल कर आएगा? m, क्योंकि ये तो सच्चाई है, ये तो वास्तविकता है। नेचर हमको कुछ दिखाना चाह रहा है, नए नजरिए से हमें देखना होगा। तो हमने यहाँ पर पहला नजरिया जो निकाला, और वो क्या निकाला? हमने यहाँ पर इन चीजों को नए नजरिए से देखना स्टार्ट किया, और अब एक नए वे में हमने लेंथ को डिफाइन किया। ठीक है, हमने एक नए वे में लेंथ को डिफाइन किया, और वो नया वे क्या है? ठीक है, वो वास्तविकता से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि हमने कोई खुद से डेफिनेशन बना दी। ठीक है, हम यहां पर कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? लेंथ। लेकिन आप चाहे ये लेंथ ले लो, चाहे ये लेंथ ले लो, चाहे ये लेंथ ले लो, तीनों पॉइंट के अंदर आपके पास कितने, तीनों लेंथ के अंदर आपके पास कितने पॉइंट है? आपका जवाब होगा बड़े ही आराम से, तीनों लेंथ के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट है, तो टोटल नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, ये आपका लेंथ है। ठीक है, अब यहां पर अगेन नेचर से बात करते हैं। अब इन्फिनिटी को हम एक ही नंबर मान के चलते हैं, लेकिन इन्फिनिटी का मतलब क्या? जहां पहुंच नहीं सकते, लेकिन इसको अब क्वांटिटी की तरह देखना। ठीक है, किसकी तरह देखोगे? क्वांटिटी की तरह देखोगे। अगर एक लाइन है, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ठीक है, मान लो नंबर लाइन लेता हूं 1 से लेकर 2 तक, और फिर यहां पर एक और नंबर लाइन पे ही मैं 1 से लेकर 2 तक जाता हूं, और 2 से मैं 3 तक जाता हूं। अब अगर मैं आपसे लॉजिकल वे में इस परिस्थिति से बात करने को कहूं, तो देखो क्या जवाब निकलेगा। 1 से लेकर 2 के बीच में कितने पॉइंट होंगे? जवाब है इनफाइनाइट पॉइंट। तो 1 से लेकर 2 के बीच में जितने नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, 2 से लेकर 3 के बीच में भी उतने नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। नंबर्स खुद सोच लो, आपको जवाब मिलेगा हाँ यार बराबर ही होंगे। तो यहां पर अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो यहां पर कितने पॉइंट्स हैं? 2 टाइम्स, इसको इन्फिनिटी 1 बोल देता हूं सिंबल के लिए। ठीक है, तो यहां पर 2 टाइम्स ऑफ इन्फिनिटी 1 होगा। अगर मैं इसको 4 तक लेके जाता तो यहां पे 3 गुना इनफाइनाइट पॉइंट्स होते। अब हम कहेंगे यार इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है, 2 टाइम लिखो 3 टाइम लिखो वो इन्फिनिटी है, लेकिन यहां पर हम इस चीज को बहुत ही ज्यादा ईज आउट कर रहे हैं, उसके साथ भावनात्मक कनेक्शन नहीं बना रहे हैं। यहां पर जितने इनफाइनाइट पॉइंट हैं 1 से लेकर 3 के बीच में, उसके डबल इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। इसलिए अब इस चीज को रीड करके देखो, लेंथ इज टोटल नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। कनेक्ट करो इसके साथ। ठीक है, कि भाई अगर इनफाइनाइट पॉइंट है, कि भाई 1 सेंटीमीटर में ना इनफाइनाइट पॉइंट है, नो प्रॉब्लम, 2 सेंटीमीटर में भी इनफाइनाइट पॉइंट है, लेकिन फील करो इस बात को, वास्तविकता के साथ जुड़ो, तभी आप कैलकुलस को बहुत आसानी से समझोगे। ठीक है, फॉर्मूलाज तो यार एंड रिजल्ट है, रियलिटी को देखना है बस हमें, तभी वो फॉर्मूला समझ आएंगे, वरना रट्टा मारते रह जाएंगे। लिमिट के फॉर्मूले, डेरिवेटिव के फॉर्मूले, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब देखो, अगर 1 सेंटीमीटर में, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स होंगे, 2 सेंटीमीटर के अंदर उसके डबल पॉइंट्स होंगे। ठीक है, लॉजिकल है ये बात। ठीक है, तो इट मींस लेंथ क्या है? टोटल नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो भाई यहां पर हमने 1 सेंटीमीटर में जितने इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं उसको एज अ स्टैंडर्ड बना लिया। ठीक है, और अगर 2 सेंटीमीटर है तो डबल इनफाइनाइट पॉइंट्स आ रहे। हालांकि आप इन्फिनिटी को गिन नहीं सकते हो, लेकिन उस परिस्थिति के साथ एक कनेक्शन तो बना पा रहे हो ना। वो कनेक्शन क्या है भाई? इनफाइनाइट नंबर्स जो होते हैं, इन्फिनिटी की एक वैल्यू नहीं है, यानी इन्फिनिटी। अब आपको इस बात से समझ आया कि इन्फिनिटी को आप एक्चुअली में नॉट डिफाइंड इसलिए बोलते हो क्योंकि इन्फिनिटी का भी कोई एक नंबर हो नहीं सकता है। ठीक है, इन्फिनिटी खुद में इतने नंबर्स के साथ भरा पड़ा है जहां तक आप पहुंच नहीं सकते हो। 2 फाइनाइट पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइट छुपा हुआ है। ठीक है, इन्फिनिटी इसलिए नॉट डिफाइंड है क्योंकि आप उसको एक नंबर नहीं दे सकते हो, लेकिन यहां जितने इनफाइनाइट नंबर्स हैं, सॉरी पॉइंट्स हैं, उसके डबल इनफाइनाइट पॉइंट्स यहां पर है। ये भी एक सच्चाई है, इस दुनिया के साथ कनेक्ट करो। ठीक है, अब देखो तो भाई लेंथ क्या हो गई मेरे पास? टोटल नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, मजा भी आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो लेंथ अगर नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये लेंथ क्या है? नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, जिसको आप यहां पर काउंटिंग के फॉर्म में नहीं लिखोगे। अगर आप काउंटिंग के फॉर्म में लिखोगे तो भाई आंसर तो इन्फिनिटी है, लेकिन आपने अब इस टोटल नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट को किस वे में लिखा? लेंथ के फॉर्म में लिखा। मान लेता हूं कि ये 3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर में जितने इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, 3 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स एडेड टुगेदर टू क्रिएट अ लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। द रियलिटी,
इनफाइनाइट पॉइंट्स एडेड इनफाइनाइट नथिंग्स यानी इनफाइनाइट जीरोस एडेड टुगेदर टू क्रिएट अ लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। अगर ये 5 सेंटीमीटर होता तो मैं कहता द टोटल नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स एडेड टुगेदर टू क्रिएट अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। और अब यहां से मैं एक बेस ब्रेड्थ बनाता हूं, माफ करना, एक ब्रेड्थ बनाता हूं। नथिंग ने लाइन क्रिएट करी, अब लाइन से दो लाइन 90 डिग्री पे लिया, एक 2 डायमेंशनल फिगर आ गई। तो यहां पर लेंथ क्या है, टोटल नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट। तो यहां पर एरिया क्या आएगा, एरिया आएगा कि भाई इस पूरे रीजन में कितने नंबर ऑफ पॉइंट है, तो एरिया भी आपका टोटल नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। ठीक है, अब इसको थोड़ा और स्पेसिफिक कर देते हैं इन 1D इन 2D। एरिया भी काउंटिंग है। ठीक है, अब काउंट करते हैं भाई, यहां पर एक बॉक्स है, 2 बॉक्स है, 3 बॉक्स है, 4 बॉक्स है, फिर यहां पर 4 बॉक्स मैंने बना दिए। ठीक है, फिर यहां पर मैंने 4 बॉक्स बना दिए। अब अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस करने हैं तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कर सकता हूं। नहीं तो मैं देखूं 4 + 4 + 4 4 × 3 यानी कि नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स करूंगा तो भी मुझे टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस मिल जाएंगे। बेसिक ऑब्जर्वेशन, और उसी ऑब्जर्वेशन को लगाते हैं। अगर ये 3 सेंटीमीटर है इसमें, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स 5 सेंटीमीटर में जितने होंगे वो ये बता रहा है लेंथ, और ये कितना बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ 3 सेंटीमीटर के अंदर जो इनफाइनाइट पॉइंट्स है वो। अब सोच के देखो, यहां पर जितने भी टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, यहां पर जितने भी टोटल नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, उसको जब आप टोटल करोगे तो आंसर क्या आएगा, 3। एक और लाइन उठा लो, इसमें कितने आएंगे, 3। यहां पर भी एक लाइन उठा लो, यहां कितने आएंगे, 3। यहां पर भी एक लाइन उठा लो, यहां कितने आएंगे, 3। तो इस तरह से कितने लाइंस बनेंगे, आपको सिर्फ पॉइंट्स काउंट करने हैं। तो इस तरह से इनफाइनाइट 3 बनेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड, इनफाइनाइट 3 बनेंगे। तो 3 × इंफिनिटी आएगा। लेकिन यहां पर ये जो टोटल नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ये किसके बराबर है, 5 के तो बराबर है, इसलिए आपका आंसर है 3 × 5। और इसीलिए एरिया आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ के बराबर होता है, क्योंकि एरिया क्या है, मात्र काउंटिंग। ठीक है, सोच के देखो, यहां पर अगर ये सिर्फ इतना ही होता, मान लो ये 2 सेंटीमीटर होता, तो भी आप इंफिनिटी ही लिखते। लेकिन यहां पर कितने इनफाइनाइट लाइंस आ रहे हैं जो जिनको आप जोड़ोगे, ऐड करोगे, ठीक है, तो आपके पास लेंथ कितनी आएगी, 2 सेंटीमीटर आएगी, बिकॉज लेंथ इज टोटल नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नथिंग। ठीक है, और यहां से आप लोगों ने देखा एक नया नजरिया, लेंथ क्या है, टोटल नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट, एरिया क्या है, टोटल नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट। तो इसी के लगे हाथ, इसके ऊपर 12 की एक और लेयर लगाओ, 12 की एक और लेयर लगाओ, एक और लेयर लगाओ, एक और लेयर लगाओ, 5 लेयर लगाओ, तो 12 × 5 करोगे आप। उसी तरीके से अगर इसको मैं एक वॉल्यूम बना दूं जिसमें मैं 2 सेंटीमीटर की हाइट दे देता हूं उसे, तो भाई इसके अंदर कितने पॉइंट है, 3 × 5 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट आएंगे वो कितने हो जाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर उनको ऐड करते जाओ, कितनी बार ऐड करोगे, हालांकि लेयर्स कितनी होंगी, इनफाइनाइट लेयर्स होंगी, बट इन लेयर्स के नंबर को जब आप, इन जीरोस को जब आप ऐड करोगे तो वो 2 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। इसलिए 3 × 5 × 2, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये बन गया आपका वॉल्यूम। कितना ईजी है इस दुनिया को समझना, सिर्फ बात करने की देर है और कुछ नहीं। ठीक है, जीरो की दुनिया देखो कितनी फैसिनेटिंग है, नथिंग इज क्रिएटिंग एवरीथिंग एंड दैट इज अ रियलिटी, वो दिख रहा है। ठीक है, ये ट्रू साइंस है, जिस चीज को बस हम लोग देखते नहीं है, नजर फेर लेते हैं उस चीज से। नजर मत फेरो, इस सच्चाई को समझो। तभी तो फिजिक्स की दुनिया में जब आप कैलकुलस को अप्लाई करोगे तो उसके ट्रू मीनिंग के साथ कनेक्ट करोगे, तभी तो आपको वो लॉ सही से समझ आएगा। वरना आप क्या करते रहोगे, डेल्टा वाई लिमिट डेल्टा अप्रोचेस टू जीरो को हम d/dx लिखेंगे, बस इस तरह से पढ़ के आगे बढ़ोगे, फिजिक्स का लॉ कैसे समझ आएगा आपको। सिर्फ ये समझ आएगा कि भाई अलग लेवल की मैथ्स है, 11वीं 12वीं के बाद हमें जिंदगी में इसका कोई लेना देना नहीं है। अरे पूरी दुनिया शून्य से बनी है, उस शून्य का जो चीज पूरी दुनिया पूरा ब्रह्मांड क्रिएट कर सकती है, तो सोचो वो आपको गॉड लेवल का ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है, हम सिर्फ अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। ठीक है, सो देखो एरिया, लेंथ, वॉल्यूम, ये क्या हो गए। ठीक है, अब यहां पर मैं यहां पर वॉल्यूम भी लिख देता हूं। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या है, टोटल नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स इन 3D, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये देखो ये है आपकी जीरो की दुनिया। अब यहां पर ना जो चीजें हमने एनकाउंटर करी वो ये कि अगर मैं रिंग का मास m है, एक पॉइंट का मास 0 है, लेकिन इन सबको ऐड कर रहा हूं तो टोटल मास m आ रहा है। एक लाइन पॉइंट से बना हुआ है, एक पॉइंट की लेंथ 0 होती है, बट यहां पर इनफाइनाइट जीरोस को जब मैं ऐड कर रहा हूं तो वो लेंथ आ रहा है। यानी जीरो को देखने का एक नया नजरिया हमें बनाना पड़ेगा, जीरो को देखने का एक नया नजरिया हमें बनाना पड़ेगा। और यहां पर हम ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं। अब आपको इस बात की एक पूरी की पूरी एक आइडिया मिल गया होगा कि भाई नीड तो है हमें, अभी वर्ड पे नहीं आते हैं, लेकिन हमें जीरोस की दुनिया को स्टडी करने की नीड तो है। तो यहां पर ओरिजिन भी हमें समझ आ गया और हमें नीड भी समझ आ गया। तो यहां पर इस जीरो की दुनिया को स्टडी करने वाली ब्रांच जो कि अभी आगे चल के बनेगी, नीड तो आपको नजर आ गई है, जिसमें शुरुआती स्टेप आपने देख लिया, लेंथ, एरिया और वॉल्यूम को आपने डिफाइन कर दिया है। अब इस मैथमेटिक्स के इस ब्रांच को एक नाम देते हैं और वो नाम दिया गया कैलकुलस, नाम दिया गया कैलकुलस। कैलकुलस ये है आपकी ओरिजिन और ये है आपका नीड। अब एक और एग्जांपल जो आप तो डे टू डे लाइफ में करते हो, ठीक है, वो आपके डे टू डे लाइफ का पार्ट है, उस चीज से हम लोग इसकी नीड और इसके ओरिजिन को और बेहतर ढंग से समझते हैं। और वो क्या है, वो ये है कि आप ए पॉइंट से
बी पॉइंट तक साइकिल चला रहे हो, ठीक है, आप ए पॉइंट से या दौड़ रहे हो, साइकिल चला रहे हो, कुछ भी कर लो, लेकिन यहां पर कंडीशन ये रखिए कि आपकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड यानी कि कांस्टेंट रहेगी जब आप ए और बी दोनों जगह से पार करोगे तब, ठीक है, जब ए और बी दोनों जगह से पार करोगे तो आपकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी 10 मीटर पर सेकेंड। आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, आपको रियलिटी ऑब्जर्व करनी है। क्या करना है? रियलिटी को ऑब्जर्व करना है और कुछ नहीं। तो अब टाइम आ गया है रियलिटी को ऑब्जर्व करने का, और वो क्या है कि अगर आप ए पॉइंट पे भी 10 मीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी है, बी पॉइंट पर भी 10 मीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी है, ना आपने एक्सीलरेट किया है, ना आपने ब्रेक लगाए हैं, आप कांस्टेंट वेलोसिटी से ए से बी तक गए हो, तो ए से बी तक जाते वक्त हर वक्त, जब आप ए से बी तक गए हो, हर वक्त आपके पास एक वेलोसिटी रही थी। और ये रियलिटी है कि अगर मैं पूछूं आपसे कि ए और बी के बीच में जो वक्त गुजरा है जब आप ए से बी तक गए हो, उसके बीच में जितने भी वक्त थे, हर वक्त आपकी वेलोसिटी क्या थी? आप कहोगे भाई 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि मैं तो कहीं पे भी ना मैंने बढ़ाया ना घटाया, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हूं। एंड दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू एंड दैट इज रियल, वो रियलिटी में है। तो इसको हम ट्रू फैक्ट मान के चलेंगे कि भाई, मान के क्या चलेंगे भाई, है। आपने 10 की स्पीड से जा रहे हो तो आपकी स्पीड 10 ही रहने वाली है, वो चेंज नहीं होने वाली है। और इसी बीच जो चीजें हम शून्य की दुनिया में देख रहे थे, उस चीज को हम यहां पर एनकाउंटर करते हैं और इस परिस्थिति से बात करते हैं कि जब आप इस लोकेशन पर पहुंचे, सी लोकेशन पे, तो मैं क्या करता हूं, टाइम को फ्रीज कर देता हूं। मैं क्या करता हूं, टाइम को फ्रीज कर देता हूं। और यहां पर आप अपने आप से एक सवाल पूछता हूं कि भाई टाइम रुक गया है तो क्या मेरी पोजीशन चेंज होगी? जवाब है नहीं। क्या मेरी पोजीशन चेंज होगी? जवाब है नहीं। तो यहां पर वेलोसिटी को अगर मुझे निकालना है तो मुझे निकालना होगा डिस्प्लेसमेंट, जो मैंने ट्रेवल किया है। डिस्प्लेसमेंट भाई, अगर आप एक ही जगह खड़े हो तो डिस्प्लेसमेंट होगी? नहीं होगी। और डिवाइड करते हो आप इस चीज को टाइम टेकन से। अब अगर आपका टाइम फ्रीज है तो टाइम टेकन क्या होगा? 0। और अगर आप एक जगह फ्रीज हो रखे हो, मोशन के अंदर अगर आप फ्रीज हो, मान लो मैं दौड़ रहा हूं, टाइम फ्रीज हो रखा है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वो भी 0 होगा। अब यहां पर बारी आती है आपसे, पूरी वीडियो लेक्चर को अगर आपने देखा है, ठीक है, आप कनेक्टेड हो, तो आपसे अब सवाल पूछता हूं कि भाई यहां पर 0/0 आ गया, तो आप अपने आप को क्या वेलोसिटी प्रोवाइड कराओगे? तो आप क्या कहोगे? मैं रियलिटी के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि 0/0 की एक वैल्यू नहीं होती है, बहुत सारी वैल्यू होती है। लेकिन अगर मैं इस परिस्थिति को देखूं तो यहां मेरी वेलोसिटी एक ही रही थी, 10 मीटर पर सेकंड, इसलिए मैं इस 0/0 को एक वैल्यू दूंगा जो कि होगी 10 मीटर पर सेकंड, जो कि सच्चाई है। यहां आपने अपने से तो वैल्यू दी, लेकिन यही तो सच्चाई है, तो इट मीन्स आपने जो वैल्यू दी वो एकदम सही है। हो गई आपकी शुरुआत, कैलकुलस की दुनिया में आपने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है, ठीक है। यानी कि 0/0 की वैल्यू निकाली जा सकती है, वो सिचुएशनल होगी। जस्ट 0/0 देख रहे हो तो पता ही नहीं है कि सिचुएशन के लिए, इसलिए नॉट डिफाइंड। लेकिन इस परिस्थिति में तो पता है ना कि इसकी वैल्यू 0/0 की क्या होगी? 10 मीटर पर सेकंड। क्यों आया 0/0? आपने 0 के करीब का 0 नहीं लिया, आपने एग्जैक्ट 0 लिया है। भाई टाइम फ्रीज है, टाइम फ्रीज है तो टाइम टेकन आपका 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका 0 होगा। दिस इज द रियलिटी, ये आपकी रियलिटी है और ये ट्रू पार्ट है आपके नेचर का। आपने 10 मीटर पर सेकंड क्यों दिया? क्योंकि आपने सच्चाई देखी कि भाई ए से बी तक मैं 10 की स्पीड से गया हूं। अगर ये स्पीड 40 होती तो आप यहां पर खुद 40 आंसर देते। यानी 0/0 की देखो मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर परिस्थिति में एक आंसर आ रहा है। और इस दुनिया को अब स्टडी करने का टाइम आ गया है। यानी इस दुनिया ने हमको दिखा दिया कि भाई शून्य से सब कुछ बन सकता है, 0/0 की वैल्यू आ सकती है, परिस्थिति पर डिपेंड करेगी। इनफाइनाइट शून्य को ऐड करके आप एक रेखा बना सकते हो और उस रेखा की लंबाई डिसाइड करेगी कि उसमें कितने इनफाइनाइट शून्य है। हालांकि है इनफाइनाइट, लेकिन अगर 1 सेंटीमीटर है तो उसमें अगर इनफाइनाइट आप बोल रहे हो तो 3 सेंटीमीटर में 3 गुना इनफाइनाइट शून्य होंगे। और ये चीज जो हमने आज देखी, यही है आपके कैलकुलस की दुनिया। और इसी दुनिया को अब हम स्टडी करेंगे। और बेसिकली अब आप मैथ अभी तक पढ़ते थे इंसानों की दुनिया की, अब आप मैथ पढ़ने वाले हो क्रिएशन की दुनिया की, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम सही सवाल और सही नजरिए के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। और ये नजरिया आपको लिमिट सिखाएगा, डेरिवेटिव सिखाएगा, इंटीग्रेशन सिखाएगा इन अ वेरी इजी मैनर। हमको सिर्फ अभी एक लेक्चर और लगेगा जिसमें हमें थोड़ा सा और नजरिया बिल्ड करना होगा। मैं नहीं चाहता कि आप ये रट्टा मारो कि भाई डी का मतलब ये होता है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो का मतलब ये होता है। हमें नेचर से बात करके उस सच्चाई को ढूंढ कर देखना है और समझना है, क्योंकि तब हम चीजों को याद नहीं कर रहे होंगे, हम चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। एंड दैट इज द राइट वे ऑफ एजुकेशन, ठीक है। उसी रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। देखा आप लोगों ने 0/0 की एक वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब मान लो कि मैं एक्सीलरेट भी कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि मेरी यहां पर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। कर दो टाइम फ्रीज, तो यहां पर आप टाइम फ्रीज करोगे तो 0/0 आएगा। तो यहां पर आपकी वेलोसिटी क्या आएगी? 5 मीटर पर सेकंड। और क्या आप ये चीज नहीं निकालते हो? आप निकालते हो। कैसे जुड़ाई आपकी रियलिटी के साथ? आप कहोगे यार मैं थोड़ी ना टाइम फ्रीज करता हूं। लेकिन व्हाट इफ मैं कहूं कि जब आपसे पूछा जाता है इंस्टेंट वेलोसिटी बताओ, इंस्टेंट का मतलब क्या 2 टाइम के बीच में होगा? नहीं, एग्जैक्ट सेम टाइम पे होगा, एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर होगा। पॉइंट को समझना, एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर होगा।
और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर टाइम टेकन हमेशा जीरो होगा, क्योंकि यहां पर आप टाइम का वैल्यू नहीं लिखते हो। अगर 10 बज रहे तो यहां 10 नहीं लिखोगे, 11 बज रहे तो 11 नहीं लिखोगे, आप यहां पर टाइम टेकन लिखते हो। और इंस्टेंट वेलोसिटी, इंस्टेंट एक्सीलरेशन, इंस्टेंट अप्लाइड फोर्स, इन सब में टाइम टेकन आपका जीरो होता है। ये सच्चाई है जो आप भी भली भांति फील कर रहे होगे। तो भाई यहां पर जब टाइम फ्रीज है, इसीलिए तो मैंने वर्ड यूज किया टाइम फ्रीज, यानी कि इंस्टेंट की दुनिया में आपका स्वागत है। तो भाई जब टाइम फ्रीज है तो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा, यानी कि 0/0 आपके साथ रियल लाइफ में एनकाउंटर किया और आपने रियलिटी को देखकर उसका आंसर दिया। इट मींस रेगुलर मैथमेटिक्स यहां पर काम नहीं कर रही है। यहां पर आपको एक नया नजरिया लाना होगा कि जो दिख रहा है उस सच्चाई को देखकर हमको यहां पर जवाब तक पहुंचना होगा। इसलिए जब आप आगे कैलकुलस पढ़ोगे तो आप शून्य की दुनिया में कैलकुलेशन नहीं करोगे, आप करोगे इस 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन की दुनिया में कैलकुलेशन करोगे, लेकिन उस सच्चाई को देखकर इसके जवाब तक पहुंचोगे। तो कैलकुलस स्टडी कैसे करनी है उसका हिंट खुद नेचर ने हमको दिया है, खुद दिया है। मैं तो मात्र एक जरिया हूं जो बस बोल रहा है, लेकिन सोच के देखो आप इसको क्या सॉल्व करोगे, कुछ नहीं सॉल्व करोगे, ठीक है। लेकिन नेचर में जब आपने देखा तो आपको जवाब मिला, यानी कि लिमिट में जब आप, वो कहते हो ना लिमिट अप्रोचेस टू जीरो, यानी कि आप 1D की दुनिया में, 2D की दुनिया में, 3D की दुनिया में वैल्यूज को ऑब्जर्व कर रहे हो और उसके बेसिस पर अपने जवाब तक पहुंच रहे हो, यानी कि यू आर ऑब्जर्विंग द रियलिटी टू प्रिडिक्ट द ट्रू वैल्यू ऑफ द 0/0, या कोई भी वैल्यू हो जीरो के फॉर्म में, 0 की पावर 0, उस चीज को भी आप इसी तरीके से खोज कर निकाल रहे हो, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। अब मैं यहां पर एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है ना। पहले एग्जांपल से पहले एक चीज और है ना, मजेदार दुनिया है ना। कैलकुलस मुश्किल नहीं है, सिर्फ सही वे में कनेक्ट करना है और कुछ नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई हम किस दुनिया को स्टडी कर रहे हैं, शून्य की दुनिया को स्टडी कर रहे हैं। और इसी शून्य की दुनिया को स्टडी करते वक्त ये जो मैंने साइकिल वाला एग्जांपल लिया है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल होने वाला है। ये साइकिल वाले एग्जांपल को अपने दिमाग में घुमाते रहना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी के जरिए हम लोग लिमिट की खोज करने वाले हैं, ठीक है। लिमिट मात्र एक नाम है और कुछ नहीं, ऑलरेडी आप खोज चुके हो, बस आपको पता नहीं है कि आपने लिमिट को खोज लिया है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा मैं। चलो तो अब देखो, शून्य अगर मैं कहूं, सही वे में बात करूंगा मैं नेचर से, आपको भी बस वही आदत डालनी है। 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 3 × 3, यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 2 × 2 × 2 × 2, यानी 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही एक क्यूरियोसिटी जागी कि भाई जब शून्य की दुनिया इतनी ही वो है, क्या बोलते हैं, महत्वपूर्ण है, इतनी इंपॉर्टेंट है, जिससे सब कुछ बन रहा है, तो शून्य की पावर 2 का मतलब क्या हुआ कि शून्य को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। शून्य की पावर 1 का क्या मतलब होगा कि शून्य को एक बार अपने आप से ही, मतलब एक ही बार लिखना है। लेकिन शून्य की पावर शून्य का क्या मतलब होगा, इसका मतलब हम कैसे निकालें। इसका मतलब यह है कि शून्य को कुछ नहीं बार मल्टीप्लाई करो। देखना यहां पर भी मजेदार चीज आपको मिलेगी। कुछ नहीं को 2 बार जोड़ो, क्या बनेगा, कुछ नहीं। कुछ नहीं को 1 बार जोड़ो, क्या बनेगा, कुछ नहीं, ठीक है। हर बार क्या बन रहा है, कुछ नहीं। आपकी यूजुअल मैथमेटिक्स की दुनिया 0 + 0 0 है, लेकिन कुछ नहीं को कुछ नहीं बार मल्टीप्लाई करो। कुछ नहीं को 2 बार मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, रिपीटेटिव एडिशन ही तो होता है, ठीक है। तो और कुछ नहीं को 1 बार करो, लेकिन कुछ नहीं को कुछ नहीं बार मल्टीप्लाई करके देखो, तो आपका जवाब क्या आएगा। आपने याद तो किया ही होगा कि इसकी वैल्यू 1 आती है, लेकिन अब एक बार कैसे आती है वो अभी हम देखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले सोच के देखो, ये कोई याद करने वाली वैल्यू थोड़ी है, ट्रू मीनिंग के साथ कनेक्ट करो मैथमेटिक्स के। ये आपको कुछ दिखा रहा है, बचपन में जीरो के टेबल ने आपको कुछ दिखाया था, 7वीं 8वीं में पॉइंट की डेफिनेशन ने आपको कुछ दिखाने की कोशिश करी थी। इसकी वैल्यू याद करके हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये कुछ दिखा रहा है कि भाई जब 0 की पावर n ले रहा हूं मैं तो आंसर 0 आ रहा है, लेकिन 0 की पावर 0 ले रहा हूं तो आंसर 1 आ रहा है। ये कोई मजाक थोड़ी है, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो राज छुपा होगा ना। एक नंबर्स की दुनिया में सब कुछ छुपे हुए। रामानुजन सर ऐसे ही दुनिया के महानतम महान गणितज्ञ नहीं बन गए हैं, उन्होंने इस नंबर्स की दुनिया को एक्सप्लोर किया और क्या कुछ नहीं खोज डाला, ठीक है। सोच के देखो, 1 + 2 + 3 + 4, अगर मैं नंबर बड़ा करता जाऊंगा तो मेरे आंसर जो होगा, रिजल्ट होगा, वो और बड़ा होता जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको इन्फिनिटी तक ऐड करूं तो जवाब इसका -1/12 आता है। कितनी कमाल की चीज है। ये कैसे खोज पाए वो, क्योंकि वो नंबर्स से बात करते थे, वो सही वे में कम्युनिकेट करते, तो नंबर्स ने उनको इस जगह तक पहुंचाया। ये सत्य है। हम क्या कर रहे हैं, हम फॉर्मूले याद कर रहे हैं, गलत है वो। नेचर से बात करना सीखो, वही तो है। एजुकेशन इज नॉट लर्निंग ऑफ फैक्ट्स, इट इज द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक, ठीक है। एजुकेशन चीजों को याद करना नहीं है, लेकिन सोचना सीखना ही सही एजुकेशन है। कुछ तो बता रहा है ना, तो सोचो और उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम लोग यहां पर हमने जो जाना वो ये है कि शून्य की दुनिया में आप डायरेक्टली चीजों को, वो ये रामानुजन सीरीज के ऊपर एक लेक्चर जरूर लेकर आऊंगा, आपको इसका रीजन बताऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन पहले आपका बेस रेडी करूंगा, तब ऐसे नहीं कि बस यार ये कर लो, ऐसे नहीं, ठीक है। जब आप रेडी रहोगे तब मैं इसके ऊपर जरूर लेकर आऊंगा लेक्चर, ठीक है। इसी साल में लेकर आऊंगा, डोंट वरी। अब देखो,
हमने क्या ऑब्जर्व किया अभी तक कि भाई 0/0 को हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन परिस्थिति में, किसी एक परिस्थिति में अगर हम वास्तविकता को ऑब्जर्व करें तो हम ये बता सकते हैं कि 0/0 की क्या वैल्यू होगी, 0/0 की क्या वैल्यू होगी, जैसे आपने अभी कांस्टेंट वेलोसिटी वाली परिस्थिति को ऑब्जर्व किया और अपने जवाब तक पहुंचे, ठीक है। उसी तरीके से हमने क्या किया, इस बार x की पावर x को हम लोगों ने सॉल्व करना स्टार्ट किया, ठीक है, x की पावर x को हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया और मुझे इसके लिए कैलकुलेटर चाहिए होगा, ठीक है। तो x की पावर x को जब हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया, कैलकुलेटर कहां गया, ये रहा। तो हमने कहा कि यार देखो x की पावर x की जो वैल्यू है ना, इनके वैल्यूज के वेरिएशन को ऑब्जर्व करते हैं। किसको ऑब्जर्व करते हैं, वेरिएशन को ऑब्जर्व करते हैं, और इस x की वैल्यू को ना जीरो की तरफ लेकर चलते हैं, x की वैल्यू को, और ये आपका लिमिट है, ठीक है। इसी को आप आगे चल के लिमिट कहोगे, नेक्स्ट लेक्चर में फुल कंप्लीट हो जाएगा, लिमिट की खोज हो जाएगी हमारी, लेकिन जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूं वर्ड्स पे ध्यान देना, हम x की वैल्यूज को जीरो की तरफ लेकर चलते हैं, ठीक है, लेकर चलते हैं। और अब देखो हम लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, हमने कहा यार x की पावर x है, टेक x इज इक्वल टू, यहां पर मैं 1 ले लेता हूं और यहां पर मैं उसकी वैल्यू लिखता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं x, ठीक है, और यहां पर x की पावर x है, तो यहां पर x की वैल्यू जब मैंने 1 ली तो x की पावर x की वैल्यू क्या आएगी, 1। हम थोड़ा आगे नीचे चलते हैं, जीरो की तरफ बढ़ना है हमें, हालांकि 1 जो है जीरो से भी बहुत दूर है, ठीक है, क्योंकि हमें लग रहा है ना छोटा, लेकिन है तो बहुत दूर ये, तो 0.9 की पावर में 0.9, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिखूंगा 0.9 की पावर में 0.9, x की पावर x है, ठीक है, क्योंकि हम किसको खोजना चाहते हैं, शून्य की पावर शून्य को, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर तो चाहिए भाई, ठीक है, मेरी मैथ बहुत अच्छी नहीं है, कमजोर सी है, तो मैं यहाँ पर 0.9 टू द पावर 0.9 करूंगा तो आंसर आया 0.909, तो इसका आंसर है 0.909। 0.7 पे चलते हैं, 0.7 टू द पावर 0.7, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं 0.7, उप्स 0.7 टू द पावर 0.7, ठीक है, आंसर आया 0.779। जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, पहले 1 है वैल्यू, 1 की पावर 1 पे 1, 0.9, यानी कि वैल्यू आपकी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 0.5 पे चलते हैं, या थोड़ी जल्दी बढ़ते हैं आगे, 0.3 पर चलते हैं, 0.4 चलो 5 लेता हूं, 0.5 टू द पावर 0.5, 0.5 टू द पावर 0.5, आंसर आया 0.707, ठीक है, 0.3 टू द पावर 0.3, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 0.3। थोड़ा सा सब्र रखना होगा बच्चों, कुछ मजेदार चीज ही देखने को मिलेगी आपको, ठीक है, 0.696, ठीक है, वैल्यूज डिक्रीज हो रही है। और अब चलते हैं 0.2 टू द पावर 0.2। जनरली हम कहते हैं बड़े वैल्यू की पावर में अगर बड़ी वैल्यू है तो जवाब बड़ा आता है, जो कि अभी हमें नजर आ रहा है, लेकिन मैथमेटिक्स फिर हमको कुछ दिखाने वाला है, क्योंकि मैं तो इसको पहले भी कर चुका हूं ना, इसलिए आपको बोल रहा हूं, बिकॉज सरप्राइज का टाइम आ चुका है। 0.2 टू द पावर 0.2, आंसर देखो क्या आया, उप्स, आंसर आया मेरे पास 0.72477। 0.3 0.2 से बड़ा है, बड़े की पावर बड़ी वैल्यू एक्चुअली में छोटी है, छोटे की पावर छोटी वैल्यू से, ठीक है। मैथमेटिक्स के अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं, ठीक है, ये कुछ दिखाना चाहता है। चलो आगे और देखते हैं, 0.1 टू द पावर 0.1, ठीक है, 0.1 टू द पावर 0.1, ठीक है, आंसर आया 0.794, ये और बड़ा हो गया, ठीक है। अब चलते हैं 0.00001, सीधा ऑल द वे क्लोज टू जीरो बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, तो सेम ये लिखूंगा 0.00001 टू द पावर 0.00001। चलो सॉल्व करते हैं, 0.000, कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं, 401 टू द पावर 0.00001, ठीक है, यहां पे देखो जवाब आया 0.99988, ठीक है, 0.99988। अब मैं यहां पे लिखता हूं, सीधा वैल्यू लिखूंगा 3 4 5 6 7 8, फिर 1 लेता हूं और सीधा यहां पे वैल्यू लिखता हूं, और अब देखते हैं क्या आता है, 0.00000, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1, आंसर देखो मेरे पास क्या आया, आंसर है 0.999999973, ठीक है, 793। और अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम वास्तविकता को ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि इन नंबर्स की पावर हम निकाल सकते हैं। और इन नंबर्स को देखूं कि जैसे जैसे ये नंबर मेरा जीरो की पावर जीरो की तरफ बढ़ रहा है, जैसे कि देखो इसकी पावर ये कहां जा रहा है, जीरो की तरफ बढ़ रहा है नंबर, तो मैं अगर ट्रेंड को देखूं, अगर मैं ट्रेंड को एनालिसिस करूं, तो पहले तो ये घट रहा था, लेकिन फिर यहां से ये नंबर बढ़ना स्टार्ट हो गया, और बढ़ते बढ़ते ऑल द वे, ठीक है, 0.99988, उससे भी आगे 0.9999999, यानी कि ये आगे बढ़ रहा है, और 0 टू द पावर 0 किस तरफ अप्रोच कर रही है, आपकी वैल्यू अप्रोच कर रही है 1 को, आपकी वैल्यू अप्रोच कर रही है 1 को, इसलिए हम लोगों ने 0 टू द पावर 0 की वैल्यू दी क्या, 1 दी। और अब इस परिस्थिति को देखो, आपने
एग्जैक्ट जीरो की पावर जीरो सॉल्व करा है, लेकिन रियलिटी को ऑब्जर्व करके करा है। लिमिट में हम कंफ्यूज ही तो इसलिए होते हैं, हम इसीलिए तो गलत भावनाएं बना लेते हैं कि जीरो की पावर जीरो जो है ये जीरो नहीं है, जीरो के करीब का जीरो है। नहीं, ठीक है, वो अधूरा सच है। ये एग्जैक्ट जीरो की पावर जीरो है जिसका रिजल्ट आया है वन, लेकिन आपने इस सच्चाई को खोजा कैसे? जीरो के पड़ोस की वैल्यू से। उससे आपने ट्रेंड को देखा कि भाई ये वैल्यू कहां जा रही है, और आपने जीरो की पावर जीरो वन निकाल डाली। और यही है एक्चुअली में आपका लिमिट। बट नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले अपने लिमिट के लिए अपना विजन क्रिएट करेंगे, इस पॉइंट्स की दुनिया को एक बार और अच्छे से देखेंगे, ठीक है, कि किस तरह से हमें इसको ऑब्जर्व करना है। क्योंकि आज हम लोगों ने लेंथ, एरिया और वॉल्यूम को तो समझ लिया है, ठीक है, उसको देखने का, लेंथ को देखने का एक नया नजरिया देख लिया है, टोटल नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स के फॉर्म में। एरिया भी टोटल नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स है 2D के अंदर, वॉल्यूम भी आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है 3D के अंदर। एक पॉइंट जो है वो शून्य है, लेकिन वो अनंत दुनिया को क्रिएट कर रहा है, नथिंग समथिंग को बना रहा है, और हमें इसकी नीड है। जीरो बाई जीरो, जिसको हम ऐसे नॉट डिफाइंड बोल के अनसॉल्वेबल मान के आगे बढ़ जाते थे, लेकिन उसकी जगह हमने देखा कि जब मैं साइकिल चला रहा था तो जीरो बाई जीरो की वैल्यू आ रही थी, जो एक्चुअली में मेरी वेलोसिटी थी, वही वेलोसिटी मेरा जवाब निकला था। और यहां पर आपका बेस बनता है कि कैलकुलस में आप चीजों के एग्जैक्ट वैल्यू डायरेक्टली नहीं निकालते हो, पड़ोसियों से ऑब्जर्व करते हो, ट्रेंड को देखते हो, रियलिटी को ऑब्जर्व करते हो, और फिर अपने जवाब को देते हो। क्योंकि जीरो बाई जीरो जो वेलोसिटी वाला केस था, 1 सेकेंड, जीरो बाई जीरो जो वेलोसिटी वाला केस था वो आपने सॉल्व थोड़ी किया है, आपने रियलिटी को देखा था। ये भी आपने जीरो की पावर जीरो सॉल्व थोड़ी किया है, आपने रियलिटी को देखा है। दिस इज हाउ हम नथिंग की दुनिया को स्टडी करने वाले हैं। क्योंकि नथिंग की दुनिया में हर चीज की वैल्यू शून्य है। तो शून्य को आपको देखना कैसे है? रियलिटी को देखना है और बताना है। अब इस चीज का एक फाइनल एग्जांपल, इसको इस तरह से लो। अगर मैं इसको एक बड़े मस्त अभी राइट नाउ स्ट्राइक किया कि इसको देखो कैसे, मैं यहां पे पूछूं कि भाई यहां पर इनफाइनाइट पॉइंट्स को ऐड करने से एक लेंथ बनती है, ठीक है, तो इस लाइन में कितने पॉइंट्स है? इनफाइनाइट पॉइंट है। जरा सोच के देखो, आप इस चीज का जवाब कैसे दोगे? समेशन ऑफ जीरो फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 से लेकर इंफिनिटी इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? आप तो ये भी कह सकते हो ना कि ये 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 15 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 500 किलोमीटर भी हो सकता है, 100 लाइट ईयर के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। इसका जवाब कैसे दोगे? आपका जवाब बड़ा ही सिंपल होगा, भाई मैं नहीं कर सकता इसे सॉल्व, ठीक है, मैं देखूंगा एक्चुअली में लाइन कितनी बड़ी है। तो इसका जवाब क्या है? देख के तो लग रहा है भाई ये 5 सेंटीमीटर की होगी, तो ये मेरा आंसर है। समेशन ऑफ इनफाइनाइट जीरोस, आप जीरोस को ही तो ऐड कर रहे हो, कितने जीरोस को ऐड कर रहे हो? इनफाइनाइट जीरोस को ऐड कर रहे हो, उससे लेंथ बन रही है। तो जो सच्चाई है, सच्चाई से आप शून्य की दुनिया के जवाब तक पहुंच रहे हो, शून्य की दुनिया में आप कुछ सॉल्व नहीं कर रहे हो। एंड दिस इज योर ट्रू कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर आप सोचोगे कि ये जो फॉर्मूलाज हैं ये कहां से आए हैं? हमें फॉर्मूलाज की नीड इसलिए पड़ती है ना, क्योंकि हम पहले ये भूल जाते हैं कि भाई उन फॉर्मूलाज को बनाने के लिए हमने वास्तविकता को स्टडी करके शून्य की दुनिया के लिए उसको खोज लिया है, अब हम उसको यूज कर रहे हैं। बट हम फॉर्मूला से चलते हैं, ये ट्रू कनेक्शन उसके साथ बिल्ड नहीं करते हैं, और फिर फॉर्मूलाज बढ़ते बढ़ते इतने सारे हो जाते हैं कि हमें लगता है यार ये तो बहुत मुश्किल काम है। एक्चुअली में तो ये एक फैसिनेटिंग दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जो आपको क्यूरियस बना सकती है, आपको सही मायने में वैज्ञानिक दुनिया में वैज्ञानिक मानसिकता पैदा कर सकती है, आपको मैथ से प्यार करवा सकती है। लेकिन इसी की वजह से लोगों को एक्चुअली में मैथ से नफरत हो जाती है। इस चीज को बदलेंगे, ठीक है, सबको दिखाओ यार ये लेक्चर, ठीक है। मैं देखो इस चीज के लिए नहीं कि कोई चैनल प्रमोट करना है, ये है वो है, नहीं। द राइट वे ऑफ एजुकेशन हम इंडियंस के पास हर जगह जाना चाहिए। अपने दोस्तों को दिखाओ, ये चीज लेकर आओ, ट्रू कैलकुलस को समझो, 11th 12th अपनी जेई आईआईटी सारी जर्नीज को आसान बनाओ, ठीक है। इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, एप्लीकेशन पे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, ठीक है। इंजॉय करो जेई की जर्नी, क्योंकि ये आपका एक ट्रू बेस बनाएगा और पूरी फिजिक्स आपकी आसान बनाएगा। और मैं यहाँ पर आपको चाहे तो आज की डेट नोट कर लो, आज से 150 दिन के अंदर आपको सारा सिलेबस फिनिश करके दिखाऊंगा, ठीक है, आसान वे में, मुश्किल नहीं, ठीक है। लेकिन आपको भी उसी रास्ते पे पढ़ना होगा। आप इस लेक्चर के बाद सेल्फ स्टडी करो। इस चीज को जो मैंने बताया है ना, जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है। सुनने से चीजें याद नहीं होती हैं, जब तक हम खुद ना उसको ऑब्जर्व करें तब तक चीजें फील नहीं होती हैं। ऑब्जर्व इट, फील इट, नोट्स वोट्स की जरूरत नहीं है, ठीक है, सब फालतू की बातें हैं। जब मुझे बात करनी आती है तो मैं लिख के क्या करूंगा? टाइम वेस्ट ही तो कर रहा हूं, ठीक है। फील करो उसको, फील करने के दौरान ऑब्जर्वेशंस लिखो अपनी, दैट इज नो प्रॉब्लम। डेफिनेशंस लिख लिख के हाइलाइटर मार्कर लगा लगा के जो लिख रहे हैं, दैट्स अ टोटली शो ऑफ, टाइम वेस्ट, ठीक है। बिकॉज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, द टाइम बिटवीन टू टाइम इज कॉल्ड टाइम, ठीक है। अब जो ये दो इंस्टेंट समय है ना, इनके बीच में जो गुजर रहा है, इसको यूटिलाइज करना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेस्ट करना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो उसको सही से उपयोग करो, क्योंकि जब आप टाइम को उपयोग करोगे तो टाइम आपको एक उपयोगी इंसान बनाएगा, और उपयोगी इंसान की कीमत इस दुनिया में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।